हिंदी में हिंदी में आज हम लोग गोरखा नेशनल यूथ फ्रंट से जो अगले रविवार को यहाँ पे जो एंटी गोरखा और एंटी गोरखालैंड के लिए एक जो रैली और जो स्टेटमेंट यहाँ से दिया गया था सिलीगुड़ी से, हम लोग उसी का प्रतिवाद और खंडन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित है। और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट जीटीए के ऊपर भी है हमारा। और हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि ऊपर गोरखा लोग को और यहाँ का गोरखा लोग जो भी है, हम लोग गोरखा, बंगाली और यहाँ पे जितने भी और कम्युनिटीज़ है, हम लोग अभी तक सब मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा जो लीडर लोग, थोड़ा पार्टी का लीडर लोग और संगठन का लीडर लोग अभी उसको भड़काने के प्रयास कर रहा है। जो हम लोगों के ऊपर जो एंटी गोरखा और एंटी गोरखालैंड और एंटी नेशनल जो क्लेम कर रहा है वो लोग, हम लोग उन लोगों को बताने के लिए आए हैं कि हम लोग जब से दार्जिलिंग में है, जब से भारत में है, हम लोग पहले से भारत में हम लोग अपना लैंड के साथ इधर आए हैं। और हम लोग का डिमांड, जो गोरखालैंड का डिमांड है, वो अभी का नहीं है, ये बहुत साल पुराना डिमांड है। और हम लोग गोरखालैंड डिमांड को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कल भी गोरखालैंड डिमांड कर रहे थे, आज भी करेंगे और बाद में भी करते रहेंगे। जब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोगों का गोरखालैंड स्टेटहुड का डिमांड जारी रहेगा। और हम लोग को जो लोग विदेशी बता रहा है, अभी ये लोग विदेश से आया हुए हैं, ये सब बता रहा है, इससे क्या होगा कि जो हम लोगों का भाईचारा है उसमें ठेस लगने का बहुत चांसेस ज़्यादा हो रहा है। और कम्युनल फाइट जो होता है बंगाली और गोरखा लोग में, वो बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। कोई लोग बाहर से, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, वो जो लीडर यहाँ पे आके भाषण दिया है वो शायद बाहर से है। और वो यहाँ पे आके हमारा भाईचारा जो भी है, हमारा फ्रेंडशिप जो भी है, उसको ना तोड़े। जो भी संगठन है उसके संगठन के बावजूद उसके रूल्स रेजुलेशन जो भी हो, लेकिन कम्युनल अटैक करना और गोरखा के, बंगाली के साथ स्टैंड होके गोरखा के अगेंस्ट जो अपना दो वक्तव्य देके हम लोगों को जो भाईचारा है उसको खराब करने का जो प्रयास कर रहा है, हम लोग उसका खंडन करते हैं। और हम लोगों का लड़ाई यहाँ का कम्युनल बंगाली कम्युनिटी से नहीं है और ना ही तो किसी भी और कम्युनिटी से। हम लोगों का लड़ाई हम लोगों के जाति के लिए है, हम लोगों का भूभाग के लिए है और हम लोगों का आइडेंटिटी के लिए है। तो ये बात हम लोग गुजारिश करते हैं कि हर एक बंगाली जो भाई बहन है और जो दूसरे कम्युनिटी का भाई बहन है वो इसको समझ ले। क्योंकि ये ऐसा 2-3 लीडर लोग आएगा फिर ऐसा बोल देगा कि ये वो, फिर हम लोगों का डर यही है कि हम लोग का जो भाईचारा है, जो फ्रेंडशिप है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग पॉलिटिक्स ना कर दें। सो हम लोग इसको सिलीगुड़ी वासी लोग और वेस्ट बंगाल में जितना भी अन्य समुदाय का लोग रहते हैं, हम लोग उन लोगों को ये क्लियर बताना चाहते हैं कि हम लोगों का लड़ाई आप लोगों के कम्युनिटी के साथ नहीं है। हमारा अलग सा डिमांड है और हम लोगों को अलग सेपरेट स्टेट क्यों चाहिए, ये भी हम लोगों का अलग तरीका का एक स्टेटस, मतलब हिस्ट्री है जो आप लोग देख सकते हो, उसको पीछे से आप लोग पढ़ सकते हो। और विदेशी बोल के हम लोगों का जिसने भी हम लोगों को चोट पहुंचाया, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि यदि हम लोग विदेशी है तो, जब यहाँ पे हम लोग आए थे और हम लोग ने आंदोलन किया था, 80s के आगे में आंदोलन हुआ था, लेकिन मैं उतना दूर तक नहीं जाऊँगा। जब 88 में जब यूनियन गवर्नमेंट ने हम लोगों को इंडियन सिटीजन का गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के हम लोगों को इंडियन सिटीजन मान लिया है, तो उसमें दो ही बात आता है कि या तो वो गैजेट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है वो फेक है, या तो गवर्नमेंट फेक है, या तो आप जो बोल रहे हो, जो लीडरशिप कर रहे हो, या तो आपको उतना समझ नहीं है कि हम लोग कौन है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि थोड़ा स्टडी कीजिएगा इस विषय पर।
और गोरखा लोग कौन है, हम लोगों का जो गोरखा बंगाली या सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई का संबंध कैसा है, इसमें पहले थोड़ा स्टडी करके आप लोग जो भी कमेंट करना चाहोगे उसके बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग उन लोगों को ऐसे ही बताना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे हम लोग का डिमांड को लेकर हम लोग का लड़ाई है। वो हमारा लड़ाई से किसी और को डिस्टर्ब ना हो, ये हम लोग भी सोच सकते हैं, हम लोग भी समझते हैं, लेकिन हमारा डिमांड अलग है। हम लोगों का डिमांड अभी से नहीं है, पुराना है, लेकिन यहाँ से आप लोग आके हमारा डिमांड को डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी यहाँ से नहीं, आप लोग बाहर से आके यहाँ पे रैली निकाल रहे हो और वक्तव्य दे रहे हो कि ये वो है, एंटी गोरखा बोल रहे हो, एंटी गोरखालैंड बोल रहे हो, एंटी नेशनल बोल रहे हो। ये हम लोग को हजम नहीं हो रहा है। सो प्लीज, जितना भी आप लोग बंगाल में जितने भी आप लोग लीडरशिप कर रहे हो, किसी भी दल से, किसी भी संगठनों से, किसी भी संगठन का कार्यकर्ता हो, अपना संगठन का काम करिएगा। अपना दल का काम करना, राजनीतिक दल का काम करना अपना अपना राजनीतिक धर्म है, लेकिन राजनीतिक धर्म से आगे हटकर किसी कम्युनिटी को हर्ट करना, किसी कम्युनिटी का इतिहास, बगैर इतिहास उसको जाने बुझे, उसको न समझकर अपने तरफ से जो भी मुंह में आए वो बोल देना, वो बकवास है, वो राजनीति नहीं है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि उसमें राजनीति अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि हम लोग गर्व करते हैं, हम लोग भारतीय, हम लोग गर्व करते हैं, वी आर इंडियंस। अभी हम लोगों का जो शहीद हुआ था मणिपुर में, वो मणिपुर का जितना शहीद हो रहा था, जब आ रहा था, वो पूरी शहीद पहुंच भी नहीं पाया था कि आप लोग इधर से हम लोग को विदेशी बोल दिया। तो क्या करें उन शहीदों को, उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि समझे उनको से थोड़ा। हम लोग एक राजनीतिक दल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग गोरखा है। तो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने से पहले भी जो बात आप लोग बोल रहे हो, उससे हम लोगों को, राजनीतिक दलों को ही नहीं, पूरा गोरखा समाज को चोट पहुंचता है। इसको भी आप लोगों को समझना जरूरी है। हम लोग ये बताने आए आज फिर। और हमारा दूसरा सब्जेक्ट था, वो है पॉलिटिकल, जो जीटीए का विषय था। और हम लोग यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट और जो अभी बोर्ड बनाने वाला है, बोर्ड तो अभी इलेक्शन हो गया, वहाँ पे अनित दास जीत के प्रजातांत्रिक मोर्चा वो बहुमत लेके उन लोगों का बोर्ड बनने वाला है। और हाम्रो पार्टी यानी कि अजय एडवर्ड दा का पार्टी भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत पार्टिसिपेट किया हुआ है उधर, और अभी बोर्ड बनने वाला है। लेकिन अभी तक ये क्लियरिफाई नहीं हुआ, ये क्लियरिफाई नहीं कर रहा है वो लोग जो पार्टिसिपेट किया है, जिसने इलेक्शन को डिमांड किया और इलेक्शन में अपना अपना कैंडिडेट दिया, और जिसने भी इलेक्शन करवाया स्टेट गवर्नमेंट 2017 में ऊपर इसका जोर से विरोध हुआ था, उसकी वजह से आंदोलन भी हुआ। हमारा दोस्त, हमारा भाई लोग वहाँ पे शहीद हुआ जीटीए के विरोध में। जिसने विरोध किया वो इस बार इलेक्शन में कैंडिडेट भी था, उसने अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया। अनित दा, विनय दा और विमल दा का तो पूरा बटलाइन इंडिपेंडेंट के रूप से उसने डाल दिया था, और अजय दा भी था उसमें। अजय दा खुद पार्टिसिपेट किया हुआ था इलेक्शन में। तो अभी आप लोगों को जीटीए चाहिए था, अब लोग जीटीए में खुश थे, तो 2017 में नाटक किया क्यों? 2017 का नाटक किस लिए था? 2017 में आग लगा के पूरा पहाड़ को तहस नहस करके, गोरखा भाइयों को प्रोवोक करके, जो आंदोलन करने के लिए आप लोग ने कहा और आप लोग ने वो आंदोलन का लीडरशिप, नेतृत्व किया, फिर आज आके आप लोग जीटीए इलेक्शन में खुश हैं और जीटीए में खुश हैं। तो कहीं ना कहीं दो बात तो होगा कि जीटीए, वो जो इस बार का जीटीए वो 2017 का जीटीए नहीं होगा। जो 2017 का जीटीए में था इस बार नहीं होगा, और जो जीटीए 2017 के जीटीए में कुछ नहीं था, या कुछ भी हो जो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग को
ये महसूस हुआ कि नहीं जीटीए में ये भी है और ये भी है, इस बार हमको लेना है। तो 2017 का और अभी का जीटीए में कुछ तो डिफरेंसेस होगा, यानी कि कुछ फायदेमंद चीज आप लोग देख पाए होंगे इस बार। तो हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जिसने भी पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन में, उन लोग जनता को बता दे कि उस बार का जीटीए और इस बार का जीटीए में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। उस बार जो जीटीए को आप लोग ने ठुकराया था, उसी जीटीए को फिर एक्सेप्ट करने के लिए क्या मजबूरी था, वो भी बता दीजिएगा। हम लोग यहाँ से उन लोगों को यही मैसेज देने के लिए आए थे। और स्टेट गवर्नमेंट विशेष हम लोग सुन रहे हैं कि हमारा ऑनरेबल सीएम कल दार्जिलिंग आ रहा है उसके विजिट में, और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी यही बताना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक वादा किया हुआ था हम लोगों के साथ, हम लोग भी परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन कर देंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए कोई भी जो बोला था, जो वादा किया हुआ था, वो फुलफिल नहीं किया गया। और फिर हम लोग यही बताना चाहते हैं कि फिर एक बार बाद में जाके, अभी तो थोड़ा माहौल ठीक है, ये 2017 के बाद अभी थोड़ा माहौल पहाड़ एकदम मतलब शांत है। फिर 2017 का सिचुएशन फिर पहाड़ में नहीं आएगा, उसका गारंटी कौन देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसका गारंटी कौन देगा? अनिता देगा, विनयदा देगा, विमलदा देगा या अजयदा देगा? क्योंकि ये तो बाद में जाके जनता का जो राय है, अभी जो जनता का जो अंदर से जो हो रहा है, वो उसके हिसाब से या जीटीए फिर पहले भी फेल हुआ था, इस बार जीटीए सक्सेस होगा वो भी बता नहीं सकते, इसका गारंटी दे नहीं सक रहे। तो यदि फिर से जीटीए फेल होकर फिर पहाड़ अशांत बनेगा, तो इसका गारंटी मतलब इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उठाएगा? ये भी स्टेट को समझना चाहिए था। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, वो लोग दार्जिलिंग को यदि क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे शांत ढंग से हम लोग यहाँ का विकास करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो लोग बोल रहा है और क्लेम कर रहा है, तो 2017 का हिस्ट्री भी तो देखना चाहिए था। 2-3 नेतृत्व जो दार्जिलिंग पहाड़ से नेता लोग हैं, उन लोगों के बाद में आकर फिर से जीटीए इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और इस जीटीए में भी पहाड़ अशांत नहीं बनेगा, इसका गारंटी भी अभी अनिता विनयदा या कोई कौन से किसने कन्विंस किया सीएम को या तो स्टेट गवर्नमेंट को, उसी को पूछना पड़ेगा। और बाद में हम लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि बाद में यदि दार्जिलिंग पहाड़ फिर से अशांत बनेगा और कुछ भी इस तरह का घटना होगा, तो इसका पूरा जिम्मेदार आज जो पार्टिसिपेट कर रहा है जीटीए इलेक्शन में, वो लोग को उठाना पड़ेगा। और जो दार्जिलिंग में जीटीए इम्प्लीमेंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी उठाना पड़ेगा। और जो केंद्र सरकार है, जो अभी मौन रहकर तमाशा देख रहा है, उसको तो पूरा इसका जिम्मेवार उठाना पड़ेगा। हम लोग ये मैसेज आपके माध्यम से प्रेस एंड मीडिया के मार्फत से स्टेट गवर्नमेंट, हमारा जो अपोजिशन पार्टीज है ऊपर दार्जिलिंग में, उसको, और जो जिसने यहाँ पे एंटी गोरखा और एंटी गोरखालैंड और हम लोग एंटी नेशनल बता के जो उसने रैली किया था, जिसने 2 बात अपनी रखी थी, उन लोगों को मैसेज देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। थैंक यू। 12 तारीख को जीटीए का शपथ में आप लोगों को इन्विटेशन आया है? आप लोगों का अभी तक इन्विटेशन नहीं आया, आने से लगाने का कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों ने अभी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट तमाशा देख रहा है, आप लोग तो अलायंस पार्टी है। हम लोग अलायंस, देखिए अलायंस कैसा होता है कि हम लोग उसका बीजेपी का जो अलायंस, इंडिया का जो अलायंस है, वो फुल्ली बिमल गुरुङ दाका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा है। हम लोग इलेक्ट्रोल अलायंस है। हम लोग इलेक्शन में उन लोगों को अपना वोट देकर अपना एजेंडा के लिए हम लोग ने उन लोगों को इस बार हेल्प किया था, मतलब अपना मतदान उसको दिया था। तो हमारा पूरा अलायंस, इसको बोलना सही बात नहीं है। और ये जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहा है, जो बांग्ला भक्तों का जो बयान है उसके अंदर में,
कल का पार्टी का लीडर काशियान में उन्होंने सब पार्टी को एक साथ इकट्ठा होने के लिए आह्वान भी किया है, क्या बोलेंगे आप लोग? क्या इसी को समर्थन सब पार्टी को एक साथ होने का मतलब जो प्रोटेस्ट के लिए, हाँ उसमें हम लोग का वो रहेगा, समर्थन रहेगा। आप लोग भी बुला रहे हैं क्या दूसरे पार्टी को भी ताकि इसका विरोध करें? अभी देखिए यहाँ पे ऊपर में माहौल क्या है कि अपना अपना ढंग है, अपना अपना पार्टी है, अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी है और अपना अपना संगठन है। तो हम लोग अपने ढंग से और अपने पॉलिटिकल हिसाब से, अपने तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोगों का कोई भी मतलब अभी दार्जिलिंग पहाड़ में आपने बोला कि वो ये शपथ का कार्यक्रम है, सीएम आ रहा है, तो हम लोग ये सब को अभी मतलब सोचा नहीं है, लेकिन बाद में यदि ज़रूरी होता है तो हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले भी एक साथ खड़ा हुआ, मतलब जब 2017 था तब भी हम लोग ऑल पॉलिटिकल पार्टी एक साथ खड़ा हुआ, एक एग्जाम्पल से आगे भी 2007 में भी, और अभी भी यदि फिर से ज़रूरी है कि हम लोग एक साथ खड़ा होना चाहिए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग एक साथ होंगे, ज़रूर होंगे। यता गर्दा हुन्छ गर्नु नेपालीमा गर्नु। नमस्कार, जय गोर्खा। हामी दार्जिलिङ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा युथ फ्रन्टको कार्यकर्ताहरू हो। विशेष मेरो साथी संजोगले जुन एउटा तपाईँहरूलाई अहिले विश्लेषण गर्नुभयो, जुन एउटा 3 तारिकको घटना विषय लिएर, 3 तारिकको घटना लिएर जुन एउटा तपाईँहरूलाई विश्लेषण दिनुभयो, त्यो एउटा एकदमै दुःखपूर्ण घटना हो। किनभने यत्रो सालसम्म दार्जिलिङमा बसोबासो गर्ने गोर्खा जातिलाई जुन एउटा लान्छना लाउने प्रयास गर्दैछ, विदेशी हो, दार्जिलिङमा बस्ने गोर्खा सबै विदेशी हो, हामी भारतको नागरिक होइनौँ भन्ने जुन एउटा आरोप लाउने एउटा प्रयास हुँदैछ। हामी जान्दैनौँ तिनीहरू कोहरू हो, कहाँबाट आएर हामीलाई गोर्खालाई, यत्रो सालदेखि बसिआएको गोर्खालाई विदेशी भन्दैछ। हामी जो विदेशी भन्ने जो एउटा बङ्गपोकको जुन एउटा कमिटी छ, त्यसलाई हामी चिन्दैनौँ पनि जान्दैनौँ पनि। तर विशेष उहाँहरूको प्रयासमा जुन एउटा यो कम्युनल फाइट गराउने एउटा प्रयास चल्दैछ, हामी त्यसको गोर्खा यो राष्ट्रिय युथ फ्रन्टको तर्फबाट घोरभन्दा घोर विरोध गर्छौँ। उहाँलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ, तपाईँहरूकै घरको अगाडि बसेर हेर्नुहोस्, यो यत्रोसम्मको भाइचारा सम्बन्ध नबिग्रियोस् पछि गएर। हामी भन्छौँ, हामी यदि भारतको नागरिक होइनौँ भने हामीलाई आधार कार्ड किन दिँदैछ अहिले भारत सरकारले, पेन कार्ड किन दिँदैछ, भोटर कार्ड किन दिँदैछ? यत्रो सालदेखि भारतको संविधानको आधारमा रहेर इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले भोट गराउँदैछ। त्यो भोटमा हामी भोट हालेर लमेकर बनाउँदैछौँ। हामीलाई कसले अधिकार दियो? यदि विदेशी हो भने त हामीलाई अधिकार नदिनुपर्ने हो नि त। हामीलाई कहीँ न कतै डाउट लाग्छ, जसले पनि हामीलाई विदेशीको लान्छना लाउँदैछ सिलगढीमा आएर, तिनीहरूलाई कतै न कतै हामीलाई डाउट लाग्छ कि तिनीहरू पो बङ्गलादेशी हो कि भनेर हामीलाई डाउट लाग्छ। किनभने बङ्गलादेश सिलगढीदेखि आधा घन्टाको दूरीमा एउटा बङ्गलादेश बोर्डर छ, हामी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यो हो। हाम्रो दार्जिलिङ पनि सानो जग्गा हो, नेपालसँग सटिएको जग्गा हो। 1952 साल 50-52 सालतिर भएको सन्धिले गर्दाखेरि आवत जावतमा फ्री छ। त्यसरी नै सिलगढीदेखि आधा घन्टाको बाटोमा पनि बङ्गलादेश बोर्डर छ। हामी सुन्छौँ, हामी सोसियल मिडियाको मार्फत हामी देख्छौँ, न्युजमा देख्छौँ, बङ्गलादेशी घुसबेटी छिर्दैछ। कतै न कतै तिनीहरू हुन सक्दैन, हामीलाई डाउट छ। त्यो आज हामीलाई आएर विदेशीको लान्छना लाउने ती व्यक्तिहरू हुनु त ज्ञानी मान्छे सुन्दैछु, डक्टर भन्ने एउटा सुने हामीले होइन, जसले बाटोमा आएर विरोध गर्दैछ। डक्टर कुनै अरिन्दम के भन्दै थियो होइन, हामी त्यो चिन्दैन पनि जान्दैन पनि, अहिलेसम्म देखेको पनि छैनौँ। प्रथमपल्ट हामीले त्यो बाटोमा आएर त्यो प्रोटेस्ट गरेको हामीले देख्यौँ। र हामी यहाँबाट तपाईँको माध्यमबाट तपाईँको घर आँगनमा आएर, किनभने सिलगढी हाम्रो दार्जिलिङदेखि 2 घन्टाको बाटो हो, सिलगढी पूर्वली हाम्रो जग्गा हो, दार्जिलिङको जग्गा हो। दार्जिलिङमा सिलगढीमा जति पनि नाम छ सबै गोर्खाको नाममा छ। आज विदेशीको लान्छना लाउने मान्छेले 1952 सालमा 50 सालमा जब भारतको संविधान बन्यो त्यतिखेर हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र गोर्खा लिडर थिए अरिबहादुर गुरुङ। 1952 देखि 1957 सम्म
सिलगढीको चेयरम्यान म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान जज महाबट सुब्बाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै विदेशी हो, हरिबहादुर गुरुङ विदेशी हो। उहाँले कुन चाहिँ इतिहास पढ्दैन, इतिहास जानेको छैन अहिलेसम्म। पढ्नु इतिहास पढ्नुपर्छ, इतिहासलाई निहाल्नुपर्छ। आज उहाँले जुन एउटा, हुन त अब हामी भारतीय गोर्खा हौँ, हाम्रो संविधानको आधारमा हामीले डिमान्ड गरेका हौँ। उसले त्यो जुन चाहिँ एउटा त्यो बङ्गपोको के भन्ने एउटा कमिटीले गोर्खाल्यान्ड नदे, गोर्खा विदेशी हो भन्दाखेरि भारत सरकारले नदिने कुरा आएन, दे भन्दा दिने कुरा आएन। उहाँलाई कता न कता हामीलाई डाउट पनि छ कि उहाँलाई राज्य सरकारले फिट गरेको। जति बेला केन्द्रको सुरक्षा एडभाइजर दार्जिलिङमा, नेसनल डिफेन्स एडभाइजर दार्जिलिङमा आउँदाखेरि त्यही बेलुका उहाँले प्रोटेस्ट गर्नुको कारण के हो? षड्यन्त्र ठुलो छ, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हामी उहाँलाई फेरि यहाँबाट चेतावनी दिन चाहन्छौँ। बारम्बार यसरी बाटोमा आएर कहिले कहिले त यही तपाईँको जर्नलिस्ट क्लब आएर पनि भन्छ हामीलाई विदेशी भन्छ। कारण किन? इन प्रेजेन्स अफ नेसनल डिफेन्स एडभाइजरको उपस्थितिमा यस्तो खालको बयान दिँदाखेरि हामी भारत सरकारलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। यहाँबाट दार्जिलिङ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा युथ फ्रन्टको तर्फबाट क्वेसन गर्न चाहन्छु, तपाईँको सेक्युरिटी एडभाइजरको प्रेजेन्समा यसरी हामीलाई गोर्खालाई विभिन्न प्रकारको लान्छना लाउँछ भने तपाईँले पनि चाँडोभन्दा चाँडो यसको समाधान गर्नुपर्छ। हामी कहाँको? हामी भारतको हो कि हामी भारत देशदेखि बाहिरको? हामी यही भन्न चाहन्छौँ। यस यस हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। इन्डो नेपाल बोर्डर बन्द गर्नुहोस्। किन हामी मान गर्दैनौँ? हामी राजनीतिक पार्टी छैन। दार्जिलिङमा बस्ने त्यत्रो गोर्खा, दार्जिलिङ, तराई, डुवर्स, सिलिगुडीमा बस्ने त्यत्रो गोर्खा के सबै नेपालबाट आएको हो? हामी त यहाँ इन्डो नेपालको जुन चाहिँ बोर्डर छ, इन्डो नेपाल बोर्डर चाहिँ तपाईँको त्यो इन्टरनेसनल एक्ट भित्रको कुरा हो र उनीहरूले उठाउनु भयो, जानेर हो या नजानेर हो त्यो हामीलाई थाहा छैन एक्चुअली, होइन। तर हाम्रो हिसाबमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि गोर्खाल्यान्डको डिमान्डलाई चाहिँ, गोर्खाल्यान्डको सेपरेट स्टेट जुन चाहिँ डिमान्ड हाम्रो छ, हामीलाई त्यो बोर्डर राख्दा पनि नराख्दा पनि हामीलाई फरक चाहिँ पर्दैन। जबसम्म त्यो बोर्डर थिएन पनि छैन पनि छैन, छ पनि छ। किनकि हामी भारतीय गोर्खा हौँ, हामी भारतमा भूभागसँग आएको हो, त्यसले गर्दा हामी यहाँकै मान्छे सफिसियन्ट छौँ। यदि उनीहरूलाई डाउट छ भने तिमीहरूको मान्छे त्यहाँ राख्दा हुन्छ, घुसपेट गर्दैछ भने रोक तिमीहरूले, त्यो इन्टरनेसनल एक्टको कुरा हो, त्यसमा हामी छुनु चाहँदैनौँ। तर यो हावाको बेकारको कुराहरू गरेर मान्छेलाई यो के हिरो हुनु चाहिँ नखोजेको राम्रो हो। हिरोपन्थी गरेर के पाउँछ? हावामा आयो, भड्कायो, हाम्रो भाइचारा बिगाऱ्यो, ऊ चलिदिन्छ, होइन। त्यो जुन चाहिँ सिचुएसन हिजो पहिला पनि हामीले देखेको हो नि त। तर यहाँनिर त्यो भारत र नेपालको अब त्यसो भए त इन्टरनेसनल एक्टको जुन चाहिँ कुराहरू छ, भारत नेपाल मैत्री सन्धि छ, त्यसो भए त बङ्गलादेशको पनि त बोर्डर छ, होइन। बङ्गाल त धेरै जग्गाले घेरेको जग्गा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई मैले भन्दैछु नि, अघि पनि हामीले भन्यो, धेरै कुरा जसले पनि लिड गर्छ यसलाई, जसले नेतृत्व गर्छ, बहुत कुरा सोचेर बोलिदियोस् र क्लियरली भारत र नेपालको मैत्री सन्धि अनुसार त्यो बोर्डर खुल्ला छ। यदि त्यो बोर्डर भोलिको दिनमा बन्द गर्छ र त्यस्तो बोर्डर त्यो बार चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै होइन, 10वटा 100वटा बनाओस्, तर यहाँनिर गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड कहिले पनि सकिँदैन। जबसम्म गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन तबसम्म गोर्खाल्यान्डको मुद्दा, गोर्खाल्यान्डको आवाज, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चलि नै रहन्छ, गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड चलि नै रहन्छ। थ्याङ्क यू। हामी दार्जिलिङको गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा एउटा पार्टी हो, जसको फाउन्डर सुभाष घिसिङजी हुनुहुन्थ्यो, पूर्व अध्यक्ष। उहाँको पार्टीमा त्यस्तो कुनै संविधानमा छैन कि कुनै, हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जेनेरल पार्टी एउटा सिद्धान्त भएको पार्टी हो, प्रिन्सिपल छ हाम्रो पार्टीमा। कसैलाई गाली गर्नु, कसैलाई खेद्नु, कसैलाई नराम्रो भन्नु हाम्रो पार्टीमा छैन। हाम्रो संविधान पनि छ। अनि आगामी दिनमा चाहिँ रणनीति के हुने हो यस विषयलाई लिएर? हेर्नुहोस्, आगामी दिनमा हेर्नु एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कुरा आजको होइन, यो कुरा फर्स्ट टाइम घटेको घटना होइन। यो विगतदेखि हामीलाई लान्छना लाग्दै आएको कुरा हो र यसको लागि हामीले सिएमलाई जुन चाहिँ उहाँले भन्नु हुँदैछ, सिएमलाई किन भन्नु हुँदैन? एक नम्बर त हामी त्यो मञ्चमा सायद जाँदैनौँ, जिटिएको मञ्चमा हामी जाँदैनौँ। हामी एज अफिसियल्ली हामीले पत्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीले पहिला पनि गरेको। तर यो कुरालाई विशेष ध्यान दिँदैन,
विशेष ध्यान सरकार पक्षबाट दिएको छैन र यो जबसम्म अलग राज्य बनिँदैन या यो विशेष भूभागलाई सठिक स्थायी राजनीतिक समाधानभित्र हालेर हाम्रो जाति र हाम्रो भूभागलाई जबसम्म समेट्दैन यो घटना घटि नै रहन्छ र आगामी दिनमा हाम्रो कार्यक्रम जुन चाहिँ स्टेटहुडको कुराहरू छ स्थायी राजनीतिको समाधानको कुराहरू छ त्यही माथि हाम्रो कार्यक्रमहरू लगातार चलि नै रहन्छ तर यस्तो फेरि कुरा उठ्छ फेरि आउँछौँ हामी फेरि आउँछ पनि भन्छ पहाडका विभिन्न राजनीतिक स्थानीय राजनीतिक दलहरूले जिटिएको विरोध गरिरहेको थियो होइन त्यसमा र्यालीहरू धर्नाहरू पनि गरियो इभन यहाँसम्म कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष भीमल गुरुङ अनसनमा बसेका र पनि जिटिएको इलेक्सन हुन गयो र अब 12 तारिक जिटिएको शपथ ग्रहण छ र यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले किनभने यसको मुद्दा पनि हाल्नु भएको थियो यो मुद्दाको सुनवाई अहिलेसम्म आएको छैन र शपथ ग्रहण पनि हुन गइरहेको छ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् जिटिए इलेक्सनमाथि जुन चाहिँ हामीले केस गऱ्यौँ जिटिए हाम्रो इलेक्सन एउटा कुरा क्लियर हो कि हामीले इलेक्सनमाथि केस गरेको होइन किनकि यो केस आजको होइन यो केस 2012 को हो जब सुभाष घिसिङ जीवित हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पूर्व अध्यक्ष उहाँले गर्नुभएको केस हो त्यसले गर्दा हामीले इलेक्सनमाथि केस गरेको होइन त्यो इलेक्सन आयो त्यसलाई हामीले स्टेको लागि केस गऱ्यौँ स्टे अर्डर उहाँ आज इन्डियामा सायद भारत देशमा एउटा प्रावधान एउटा इलेक्सनलाई कसैले पनि रोक्दैन त्यसले गर्दा त्यो इलेक्सन भएर गयो जिटिए इलेक्सन भयो र जिटिए बोर्ड पनि बनिँदैछ तर हामीले यसको विरोध आजदेखि गरेको होइन र पहिलादेखि गर्दै आएको जब गठन भयो जिटिए गठन भयो योभन्दा अगाडि त्यति बेलादेखि हामी विरोध गर्दै आएको र जबसम्म यसले जातीय आकाङ्क्षा जातीय हितमाथि काम गर्दैन हाम्रो आकाङ्क्षा पुरा गर्नु सक्दैन तबसम्म हामी यसको विरोध गरि नै रहन्छौँ हो र जबसम्म कोर्टले हाइकोर्टले यो माथि हाम्रो मुद्दामाथि पूर्ण सुनवाई गर्दैन जबसम्म यसको सुनवाई हुँदैन तबसम्म हामी न्यायालयको दैलोमा न्यायालयको न्याय नै पर्खेर बस्छौँ जिटिए चुनावको निम्ति 277 जना यहाँनिर प्रतिद्वन्दिता गरिरहेको छ तर 90 जना जुन चाहिँ हाम्रो पार्टी र भारतीय गोर्खा प्रजातन्त्र मोर्चा अनि तृणमूल कङ्ग्रेसका गठबन्धनको 35 सिट र 35 हाम्रो पार्टी बाँकी रहन्थ्यो तपाईँको नेता जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा तर हामीले कतै कतै सुनेको थिएँ यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा पनि स्वतन्त्रको रूपमा कहीँ कतै उम्मेदवार दिएको थियो कि यो सत्य हो हाम्रो पार्टीले दिएको होइन जो हेर्नुहोस् पोलिटिकल पार्टी भनेपछि कार्यकर्ता धेरै थरीको हुन्छ जसमा सबैले नोमिनेसन गर्दै थियो हाम्रो पनि 1-2 जनाले गर्यो तर 1-2 जनामा कसैले नोमिनेसन विथड्र गर्यो हामीले चाल पाएर हामीले भनेर पार्टीको आदेश अनुसार उसले विथड्र गर्यो भने कतिलाई हामीले पार्टीबाट निष्कासित गर्यो पार्टीबाट निकाली पनि दियौँ जसले जिटिए इलेक्सनमा उसले पार्टिसिपेट गर्यो हाम्रोबाट अहिलेको माहौलमा हाम्रोमा हेर्नुभयो भने निट एन्ड क्लिन हाम्रोबाट जिटिए पार्टिसिपेट गर्ने एकैजना मेम्बर पनि छैन होइन त्यस्तो किनभने स्वतन्त्र हेर्नुहोस् स्वतन्त्र हामीले निष्कासित गरेको हो नि उसलाई एज अ के चाहिँ हेर्नुहोस् अब जस्तै तपाईँको हाम्रो मात्रै कुरा होइन त्यसमा थुप्रै दलहरू छ थुप्रै पार्टीको कार्यकर्ताहरू छ जसले पार्टीबाट रिजाइन गरेर म पहिला रिजाइन गरेर उसले नोमिनेसन गरेर ऊ जितेपछि त्यहाँ जाने उसको काहीँ न काहीँ सम्भावना देखिन्थ्यो तर हाम्रो पार्टीको एकजना कार्यकर्ता थियो जसले चाहिँ उसले रिजाइन पनि गरेन केही पनि गरेन नोमिनेसन गर्यो नोमिनेसन गरिसकेपछि अब उसले रिजाइन गर्नुपर्ने थियो एज अ सिस्टम तर उसले गरेन त्यसले गर्दा पार्टीले उसलाई निष्कासित गर्यो अब निष्कासित गरेको मान्छे एकजनाले जित्थ्यो नि त होइन हाम्रो एकैजना त थियो एकजनाले जितेर हाम्रो पार्टीमा लाग्यो के गर्नु त्यो त अरू काहीँ न काहीँ भोट हुनु त्यस्तो अहिलेसम्म हामीलाई खबर छैन अफिसियल केही पनि छैन त्यो र्युमर हुनसक्छ जबसम्म हाम्रोमा अफिसियल खबर आउँदैन त्यसमा हामी कुनै टिका टिप्पणी हाम्रो छैन जिटिए चुनावको सम्पन्न भइसकेको छ मतगणना पनि भइसक्यो 12 तारिक भोट पनि बनिन आँटेको छ तपाईँको हिसाबमा चाहिँ यो भोट गठन भइसकेपछि चाहिँ दार्जिलिङ पहाड कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् मैले अघि भनिसकेँ एउटा कुरा दार्जिलिङ पहाड कस्तो हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन किन दार्जिलिङ पहाड हामी जिटिए हुँदा देखेको तर हाम्रो प्रश्न कहाँ छ भन्दाखेरि जसले जिटिए चुनावमा पार्टिसिपेट गर्यो जसले इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गर्यो र जसले जिटिए चुनावको बोर्ड बनाउँदैछ हाम्रो प्रश्न त्यहाँ छ तिमीले 2017 मा विरोध गर्ने पनि तिमीहरू
विरोध भएकै हो होइन। 2017मा व्यापक विरोध भएको जिटिएको। अब त्यो जिटिए र यो जिटिएमा तिमीले फरक के पायौ? केही न केही राम्रो पायौ होला र त फेरि जिटिए चुनावमा तिमी गयौ र जिटिएलाई एक्सेप्ट गरेको नि त उनीहरूले। अझ त्यही कुरा हामी पनि कन्फ्युज भएर चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ उनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि जिटिएमा त्यो पहिलाको भन्दा भिन्नता के राम्रो पायो त्यो राम्रोपन चाहिँ योपालि बताइदिनुपर्छ, जनताको अगाडि सार्वजनिक गरिदेऊ भन्नु मात्रै हामीले खोजेको होइन। किनकि जनताको सुन्ने अधिकार हो, जनताले जान्ने अधिकार हो, त्यो अधिकार जनतालाई दिलाउने हक नेताको हो। त्यसले गर्दा त्यो नेताले बुझ्नुपर्छ। हामीलाई तर यस्तो लाग्छ जिटिए दार्जिलिङ कस्तो हुन्छ के हुन्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। तर जब डिजिएचसी थियो, डिजिएचसी फेरि जिटिए आयो, फेरि घस्केर गयौँ हामी, घस्केर गयौँ होइन। अब हिजोको जिटिएले गर्दाखेरि इलेक्सनले गर्दा यहाँ सिलगढीमा हामीलाई विदेशीको नारा लाग्यो आँगनमा। अब सायद यही जिटिए फेरि रन भएर अनि घरमै आएर फेरि त्यो विदेशी हो भन्नु बेर छैन जस्तो लाग्छ, सेक्युरिटी छैन। केन्द्रसँग त राम्रो गठबन्धन छ, राम्रो रिलेसन छ, तर तपाईँले खालि आएर यो कुरालाई यहाँ उठान गर्नुहुँदैछ जुन चाहिँ तपाईँले केन्द्रसँग पनि मिलेर यो कार्य गर्नु सक्नुहुँदैछ। किन तपाईँले अब सरकारलाई हेर्नुहोस्, केन्द्र सरकारको आफ्नो पोलिसी हुन्छ, केन्द्र सरकारको आफ्नो मेनिफेस्टो छ। उनीहरूले जुन चाहिँ मेनिफेस्टोमा हाम्रो मुद्दालाई हाल्यो त्यो मुद्दालाई हामीले सघायौँ। हाम्रो दबाउ, हाम्रो चाप सृजना गर्ने जग्गा हाम्रो छ र हामीले गरि पनि रहेको छौँ। केन्द्र सरकारलाई हामीले आफ्नो पक्षबाट दबाउ दिने कुराहरू हाम्रोबाट छ, चलिरहेको छ। तर केन्द्र सरकारसँग मिलेर गर्ने कुरा भन्दा पनि जब एन्टी नेसनलको कुरा आउँछ हामीमाथि, त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारलाई आएको होइन, त्यो चाहिँ मलाई आएको हो नि त। एज अ गोर्खा त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नि त होइन। म यसको लागि पनि म केन्द्र सरकारलाई किन पर्खिरहनु? यसको जवाब दिन सक्षम छौँ नि हामी गोर्खा, दार्जिलिङको गोर्खा, यो क्षेत्रको गोर्खा, पश्चिम बङ्गालभित्र बस्ने जति पनि गोर्खाहरू छौँ हामी सक्षम छौँ। हामी वी आर इन्डियन्स, हामी भारतीय गोर्खा हौँ भन्नु हाम्रोमा प्रमाणसहित हामी बोल्नु, बताउनु, पढाउनु हामी सक्छौँ। त्यसले गर्दा यसमा केन्द्र सरकारलाई किन पर्खिरहनु? तपाईँले जिटिएको विरोध गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँले विरोध गर्ने कारण चाहिँ पाहाडमा जुन प्रकारले नगरपालिका इलेक्सनमा 2टा 0 पायो भनेर पाहाडमा जुन कुरा चलेको थियो, यस प्रकारले चाहिँ जिटिएको विरोध गरेर इलेक्सनलाई रद्द गर्ने तपाईँहरूले जुन भनेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, हामीले यही त कुरा छ, यो अचम्मक कुरा छ। हामीले विरोध गरेको 2012मा हो, आज होइन नि। जब जिटिए गठन भयो 2007को आन्दोलनपछि, जब एउटा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन बृहत रूपमा भएर त्यहाँदेखि यसलाई सकेर जब पिन्टल भिलेजमा नाची जिटिए ल्यायो, त्यति बेला पो गोरा मोमोले चाहिँ यसको विरोध गरेको हो त। कहाँ हिजोको म्युनिसिपालिटी इलेक्सन पछि गरेको होइन नि। अब यो गलत फ्रेमी हटाउनुपर्छ। हाम्रो यसको जन्म जब भयो त्यति बेलादेखिकै हो विरोध। यो इलेक्सन म्युनिसिपालिटी पछि कुनै के पछि यो होइन। र यसमा स्पष्ट बसिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो निवेदन छ। म सञ्जोग गुरुङ, गोर्खा नेसनल युथ फ्रन्ट कोअर्डिनेटर, चिफ कोअर्डिनेटर। उहाँहरू गोर्खा नेसनल युथ फ्रन्ट मेम्बर भरत तिरुवा र सागर राई। थ्याङ्क यू।